हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्किट है या कह लीजिए कोई भी एक रेजिस्टर है और उसको अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर एक सेल से कनेक्ट करते हैं या एक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, तो कोई भी एक रेजिस्टर को सर्किट में अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमने सीखा था कि बैटरी का काम होता है अपने केमिकल एनर्जी को खर्च करके और जो कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, या हम जिस डायरेक्शन में करंट को कंसीडर करते हैं आप पॉजिट्रॉन कह लीजिए। तो बैटरी का काम होता है कनेक्टिंग वायर और रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करना। कैसे? उन चार्जेस को लोअर बैटरी के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लेकर जाने के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है बैटरी का। तो बैटरी इज डूइंग सम वर्क, उस वर्क को करके बैटरी अपनी एनर्जी खर्च करती है, खर्च करके इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द चार्ज। चार्ज उस एनर्जी को गेन करता है और एनर्जी को गेन करने के बाद वो सर्किट में फ्लो करके रेजिस्टर तक पहुंचता है। रेजिस्टर का काम होता है सर्किट में चार्जेस के फ्लो को अपोज करना, लेकिन चूंकि चार्ज के पास एनर्जी है इसीलिए वो उस ऑपोजिशन के अगेंस्ट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, जिस वजह से रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करते वक्त चार्ज अपनी एनर्जी को वहां पर लूज करता है। जो एनर्जी चार्ज लूज कर रहा है वो एनर्जी रेजिस्टर में हीट के फॉर्म में अपीयर होती है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है कि जो बैटरी चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी अपनी उस एनर्जी को रेजिस्टर के अक्रॉस हीट के फॉर्म में लूज कर रही है, इस इफेक्ट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। क्लियर है? तो इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कंसीडर करिए कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये हमारा एक रेजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से। बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए कि है V। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए होता क्या है बच्चों कि कोई भी एक चार्ज अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे है तो बैटरी जो है इट विल डू सम वर्क करके बैटरी का काम होता है इस चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेकर जाना। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाने पर बैटरी इज डूइंग सम वर्क, वो वर्क उस चार्ज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो यहां पर जब वो चार्ज पहुंचता है तब इस चार्ज के पास कुछ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, अब जो एनर्जी चार्ज के पास है उस एनर्जी की वजह से चार्ज क्या करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। एक्चुअली में है क्या बच्चों कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से जो चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फोर्स एक्सपीरियंस होने की वजह से यहां पर जब उसके पास एनर्जी है तो वो उस चार्ज उस एनर्जी को लेकर और मूव करेगा। ठीक है, अब कंडक्टर्स में आपने पढ़ा था एक्चुअली में क्या है, चार्ज का फ्लो कहां कंडक्टर में ही हो रहा है ना। तो कंडक्टर्स में आपने पढ़ा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस दौरान जो चार्ज है वो आपका मूव करता है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इसलिए वो एक्सेलरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ये 11th में आप पढ़ कर आए, यानी वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन एक लिमिट है, देयर इज अ लिमिट जहां तक चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। उसके पीछे का कारण यह है कि आप सब जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। जब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी गेन करके जब मूव करते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उस दौरान वो आयन से टकराते हैं और आयन से टकराने की वजह से वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर देते हैं, आयन को कुछ एनर्जी अपनी दे देते हैं। फिर
टकराने के बाद मूव करेंगे, फिर से फोर्स लगने की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर किसी आयन से टकराकर अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर देंगे। तो इस तरीके से चार्जेस को पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी तो मिल रही है, उस एनर्जी की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन चूंकि बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स का हर बार आयन से सामना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज कोलाइडिंग विथ आयन, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इट इज लूजिंग इट्स एनर्जी। किसको एनर्जी, इलेक्ट्रॉन किसको एनर्जी दे रहे हैं, इट इज लूजिंग इट्स एनर्जी व्हेन इट इज कोलाइडिंग विथ आयन। तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन जो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं वो एनर्जी आयंस के पास जाती है। अब आयंस तो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, लेकिन एनर्जी मिलने की वजह से आयन अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जब अब जितनी ज्यादा एनर्जी आयन को मिलेगी उतनी ही ज्यादा वाइब्रेशन होगी। तो भाई इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन कर रहा है वो अपनी एनर्जी आयन को दे दे रहा है, आयन आपका वाइब्रेट हो रहा है, और जब आयन वाइब्रेट होगा तब एक थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, जो कंडक्टर जो है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसे मिली थी, उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन आयन को दे रहा है टकराते वक्त, और आयन वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करने की वजह से वो उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में लूज कर दे रहा है। तो यही हीट जो है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो इस कंडक्टर में हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ये जो इफेक्ट पूरा का पूरा प्रोड्यूस हो रहा है, इस इफेक्ट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। करंट यानी चार्जेस का फ्लो, चार्जेस के फ्लो की वजह से ही तो वो आयन से टकरा रहा है, आयन से टकराने की वजह से ही तो वो आयन को एनर्जी दे रहा है, आयन को एनर्जी मिल रही है, उसी वजह से तो आयन वाइब्रेट कर रहा है, जिस वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं, एक एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर कह लीजिए हीट का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो वी नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हीट। क्लियर है? यहां तक आप बात समझ रहे हैं? आपको आइडिया लग रहा है किस तरीके से हीट जनरेट होती है सर्किट में? सब एनर्जी यहां पर सब कंजर्व, जो बैटरी के पास केमिकल एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, जब वो आयन से टकराता है तब वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी के फॉर्म में। सो देयर इज जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है बात? तो इमेजिन कीजिए, फिर से इस सर्किट पे आते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है, जिस सर्किट में हमने एक आर रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर लगा रखा है, और उसे हमने V बैटरी के V पोटेंशियल से हमने कनेक्ट कर रखा है। मान लीजिए बैटरी का जो ये एंड है, यहां पर मैं पॉइंट कह दे रहा हूं A, और ये जो एंड है यहां पर मैं पॉइंट कह दे रहा हूं B। ठीक है? तो जैसे ही आप इस रेजिस्टर को इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी की वजह से चार्जेस का फ्लो होगा, करंट आपका फ्लो करेगा इस सर्किट में, तो कुछ करंट I आपका फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट आपका सर्किट में फ्लो करेगा, तो ये करंट कहां पहुंचेगा? ये रेजिस्टर के लेफ्ट एंड A पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर ये रेजिस्टर के अक्रॉस मूव करके B पॉइंट पर पहुंचेगा, और फिर वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। यही हमने पढ़ा है। मान लेते हैं कि T टाइम के लिए चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं। लेट चार्जेस फ्लो फॉर टाइम T, फॉर टाइम T टाइम तक मान लेते हैं कि चार्जेस हमारे फ्लो कर रहे हैं। तब करंट हमारा क्या होगा इस केस में? करंट I हमारा होता है इक्वल्स टू Q बाई T, होता है ना बच्चों? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज Q, कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे रेजिस्टर के अक्रॉस? Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। ठीक है? हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रेजिस्टर है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस
हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है और इस बैटरी से कनेक्ट होने की वजह से जो चार्जेस को एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी की वजह से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और फ्लो ऑफ चार्ज सर्किट में कुछ ना कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। मान लेते हैं कि हमने इस पूरे सर्किट को टी टाइम तक ऑब्जर्व किया, यानी कि हमने ऑब्जर्व किया कि चार्जेस टी टाइम तक के लिए फ्लो कर रहे हैं। तो उस टी टाइम में कितना करंट हमारा फ्लो करेगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर करंट हमें पता है, एमीटर से अगर हम करंट मेजर कर लें तो I इंटू टी से हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ चार्जेस इस रेजिस्टर के अक्रॉस पास कर रहे हैं। अब नोटिस कीजिए कि रेजिस्टर के अक्रॉस ये जो चार्जेस हैं ये आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, राइट। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और हमने यही पढ़ा है कि चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। इसका मतलब अगर वो ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे हैं चार्जेस, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल लो होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सिंस चार्जेस आर फ्लोइंग from point A to B, therefore potential at A is greater than potential at B। हम जो कि देख रहे हैं कि चार्जेस A से B फ्लो कर रहे हैं हायर से लोअर, यानी A पॉइंट का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और B पॉइंट का पोटेंशियल लो। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस है V, उसे मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू VA माइनस VB, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 से बड़ा है। क्लियर है। अब नोटिस कीजिए, आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है। अब नोटिस कीजिए कि चार्जेस जब बैटरी के अक्रॉस होते हुए जब वो सर्किट में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी लूज करते हैं, है ना। जब ये चार्जेस यहां से यहां फ्लो करेंगे तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे। क्लियर है। तो कितनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज, जितनी एनर्जी चार्ज, यहां पर चार्ज के पास कुछ एनर्जी थी, ठीक है। यहां से जब वो चार्ज यहां पहुंच जाता है तो इसके अक्रॉस उसकी एनर्जी खर्च हो रही है, तो यहां पहुंचने के बाद उसकी एनर्जी यहां के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करने की वजह से ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस across resistor R, change in potential energy, को P सिंबल से लिख रहा हूं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय सिंबल डेल्टा E। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो होगा फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। यही तो होता है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन में, हमने पढ़ा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। लिख सकते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अच्छा, VB माइनस VA क्या होता है, VA माइनस VB जब मेरा V के बराबर है, यानी VB माइनस VA माइनस V के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये हो गया आपका इक्वल्स टू माइनस V इंटू Q। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और ये क्या, Q की जगह हम लिख सकते हैं IT, तो ये हो जाएगा माइनस VIT। दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये होगा प्लस VIT। क्यों भैया प्लस VIT क्यों होना चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व होती है,
तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वीआईटी है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वीआईटी होना चाहिए। दोनों को ऐड करके देखिए, चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको 0 मिलेगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वाज बीइंग गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने बैटरी से गेन किया है, तभी रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करते वक्त इट इज लूजिंग दिस एनर्जी, है ना। तो जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बैटरी के थ्रू मिल रही है, बैटरी उस इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्जेस को जो भी एनर्जी बैटरी के थ्रू मिल रही है, चार्ज इज लूजिंग दैट एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टर। क्लियर है? सो ये तो बात हुई भाई एनर्जी कंजर्वेशन की। यहां रेजिस्टर है, इसलिए ये डेल्टा यू जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सारी की सारी एनर्जी रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है। और रेजिस्टर के अक्रॉस जब ये एनर्जी सारी खर्च होगी, तो ये एनर्जी रेजिस्टर के अक्रॉस किस फॉर्म में नजर आएगी? हीट के फॉर्म में। तो आप लिखेंगे कि सिंस VIT एनर्जी is lost across resistor, so it appears in form of heat. It appears in form of heat. तो जो हीट एनर्जी आपकी इस सर्किट में जनरेट हो रही है, वो आपकी VIT के बराबर है। आप चाहें तो V की जगह IR भी लिख सकते हैं, तो एक I पहले से ही हो जाएगा I²R इंटू T, या फिर आप I की जगह V अपॉन R लिखेंगे तो ये हो जाएगा V² अपॉन R इंटू T। ये ओम्स लॉ से मैंने तीनों फॉर्मूले जो हैं लिखे। सेम फॉर्मूला है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट के एक्सप्रेशन हमने क्या सीखा? हमने कंसीडर किया कि भाई T टाइम तक Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस बैटरी के थ्रू हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो करंट I होगा Q/T और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया इक्वल्स टू I इंटू T। अब देखिए, चूंकि चार्जेस आपके इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो चार्ज आपका A पॉइंट पर, रेजिस्टर के दो एंड्स है ना, A और B, रेजिस्टर के अक्रॉस चार्ज A से B की तरफ फ्लो कर रहा है। और चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, इसलिए A पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा और B पॉइंट पर पोटेंशियल कम। ठीक है, तो VA माइनस VB हमारा ग्रेटर देन 0 है। लेकिन समझिए कि ये चार्जेस क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। कहां से वो काइनेटिक एनर्जी मिली? वो बैटरी के थ्रू काइनेटिक एनर्जी इन्हें मिली। अब जो काइनेटिक एनर्जी इन चार्जेस को मिल रही है, जब वो रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेंगे, तब वो अपनी उस काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो ये लूज कर रहे हैं इसके अक्रॉस फ्लो करने में, यानी कि इनके पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज देखने को मिल रहा है या काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखने को मिल रहा है, वो कितना होगा? वो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट। भाई यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, क्योंकि कुछ पोटेंशियल है, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये इतना खर्च हमारा निकल कर आ गया। और ये क्या है भाई? जितना खर्च हो रहा है उतनी एनर्जी गेन हुई होगी ना, एक्स्ट्रा थोड़ी गेन होगी, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतनी है। अब देखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली है बैटरी से, यही काइनेटिक एनर्जी तो यहां पर आपकी खर्च हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से। और जो एनर्जी यहां पर खर्च हो रही है वो एनर्जी हीट के फॉर्म में अपीयर होगी इस रेजिस्टर के अक्रॉस। ये आपका ये है। ठीक है, इसी हीट एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे अप्लायंसेस में। ठीक है, एक तो ये आपका हो गया। अच्छा बच्चों, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है पावर। ठीक है, पावर क्या होता है भाई? आपने देखा कि बैटरी को ना कॉन्टिन्यूअसली चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करते रहना है। जैसे एक चार्ज जो है यहां से निकला, फिर अब दूसरा चार्ज तैयार है निकलने को, फिर वो चार्ज निकला तो तीसरा प्रेजेंट है। तो बैटरी को कॉन्टिन्यूअसली चार्जेस को एनर्जी देकर और हमेशा रिलीज करना पड़ रहा है, ताकि कॉन्टिन्यूअस करंट जो है फ्लो कर सके। यानी बैटरी को लगातार चार्जेस को फ्लो कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो एक गिवन टाइम में जो अमाउंट ऑफ वर्क एक बैटरी को करना पड़ रहा है, द वर्क डन बाय अ बैटरी पर यूनिट टाइम,
ताकि चार्जेस सर्किट में फ्लो कर सके, उस वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर को आप डिफाइन करेंगे एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय अ बैटरी टू मूव continuous charge across circuit। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हमारा है, वर्क डन कितना है भाई, जितना वर्क बैटरी ने किया है उतनी ही एनर्जी तो इसे मिल रही है, तो वर्क डन हमारा है इक्वल्स टू VIT। ठीक है, तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि VIT अपॉन T, T से T कैंसिल हो जाएगा, पावर जो है हमारा वो क्या आ रहा है, V इंटू आई। अच्छा, V की जगह IR लिखेंगे तो एक I पहले से है, ये हो जाएगा I स्क्वायर R, या फिर I की जगह अगर V अपॉन R लिखेंगे तो एक V पहले से ही, जो होगा V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है, इस हीट की जो SI यूनिट है वो होती है जूल। ऑलराइट, और पावर जो है इसकी SI यूनिट होती है वॉट, या फिर आप कह सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए। एक हेडिंग दे दो बच्चों, पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस। ठीक है, पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, यानी अब हमारे पास अगर एक से ज्यादा अप्लायंस है, एक अप्लायंस अगर, तो पावर हमने अभी देखा कि भाई पावर क्या होता है, हम समझ चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा अप्लायंसेस, ये जो कह लीजिए एक से ज्यादा अगर रेजिस्टर हमारे पास है, तब किस तरीके से हम लोग पावर निकालते हैं, इसका जरा एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अब जो अप्लायंसेस होते हैं यानी जो रेजिस्टर्स होते हैं, उसको हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, या तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो एक सर्किट कंसीडर कीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक बैटरी है, V वोल्ट की एक बैटरी है, और ये एक सोर्स है। इस सोर्स की जो रेटिंग है, देख कोई भी एक रेजिस्टर होगा ना, या बल्ब होगा या कोई भी चीज होगा, उसको ना हम लोग रेट करते हैं, उसका पावर कि कितना पावर कंजम्पशन है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो सकता है। तो सपोज करें कि इसका पावर है P1, पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो सकता है V, और इस तरीके से इसके अक्रॉस है पावर P2, पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है V। अब सीरीज में आपने कंबाइन किया तो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल पूरा का पूरा V ड्रॉप हो ही जाए, उससे कम होगा, लेकिन इसकी रेटिंग है P1, V, P2, V। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R1 और R2 है। तो आपको किसी भी सर्किट में ना रेजिस्टेंस की वैल्यू ना देकर अगर P1 और V यानी पावर और वोल्टेज की अगर वैल्यू दे दे, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, तब उसका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है,
देखिए P होता है इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, तो R क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, यानी कि V स्क्वायर अपॉन P1। हमने यही पढ़ा था ना कि पावर हमारा होता है इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, राइट। तो R को इधर भेज दीजिए और P को इधर ले आए, तो ये R1 हो गया इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P1। अच्छा, इसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2। अब ये रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, आप किसी भी वोल्टेज की बैटरी को आप कनेक्ट कर दें, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टर सीरीज में है, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा होगा इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ऑलराइट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सोर्स का पोटेंशियल है V, इसलिए V स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट पावर, टोटल पावर जो होना चाहिए। R1 की जगह मैं लिख दे रहा हूं V स्क्वायर अपॉन P1, और R2 की जगह लिख दे रहा हूं मैं V स्क्वायर अपॉन P2। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, राइट। 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हुए तो उस केस में 1 अपॉन P इक्विवेलेंट क्या हो जाना चाहिए, n नंबर ऑफ, अगर अप्लायंसेस हुए तो 1 अपॉन P इक्विवेलेंट होना चाहिए 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, और ऐसे ही करते करते प्लस 1 अपॉन Pn। यानी कि अगर अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्टेड है तब उनका पावर का फॉर्मूला जो है वो कैसा आता है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल टाइप से। रेसिप्रोकल ऑफ टोटल पावर इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कि हमारा पहला अप्लायंस है और ये दूसरा अप्लायंस है, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक V वोल्ट की बैटरी से। इस अप्लायंस की रेटिंग जो है वो है P1V, इसकी रेटिंग है P2V। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 है और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R1 है। तो फिर से बच्चों, R1 जो हमारा है वो हो जाएगा इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P1, और जो R2 है वो हो जाएगा इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P2। लेकिन चूंकि रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में हैं, इसीलिए यहां पर फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, राइट। और R इक्विवेलेंट हमारा होता है V स्क्वायर अपॉन P, तो 1 बाई R क्या हो जाएगा, P अपॉन V स्क्वायर। भाई इसकी जगह मैंने लिखा V स्क्वायर और P मेरा ऊपर चला गया, वैसे ही ये P इक्विवेलेंट कह देते हैं। वैसे ही मेरा हो जाएगा P1 अपॉन V स्क्वायर, और ये हो जाएगा P2 अपॉन V स्क्वायर। V स्क्वायर तो सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इक्विवेलेंट पावर पैरेलल के केस में आ रहा है P1 प्लस P2। तो अगर n नंबर ऑफ अप्लायंसेस इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उस केस में P इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, और ऐसे करते करते आपका क्लियर है। यानी पैरेलल में ज्यादा पावर लॉस हो रहा है, सीरीज में आपका कम पावर लॉस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। कॉम्बिनेशन अप्लायंस, बहुत सारे अप्लायंसेस के थ्रू अगर हम एक सोर्स को कनेक्ट करते हैं तब सोर्स का जो पावर है वो हर एक अप्लायंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ खर्च होता है। तो उसके लिए होता क्या है कि हमारे पास जो भी अप्लायंस है उस अप्लायंस को पहले से रेट कर दिया जाता है कि भैया इस अप्लायंस का जो पावर है वो इतना है और इतने वोल्टेज से ज्यादा में इसको प्रोवाइड मत करना। अगर इसका रेटिंग में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस वो 100 वोल्ट है, तो उसके अक्रॉस 100 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर 100 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा तब वो अप्लायंस जो वो खराब हो जाएगा। क्लियर है। तो करंट भी इसी तरीके से फ्लो करना चाहिए कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V से ज्यादा ना हो। और इंडिया में जो
हम लोग अपने घरों में जो सप्लाई जो आता है हमारा, वहां पर पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। क्लियर है? पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। तो जनरली रेटिंग जो है पावर समथिंग और वोल्टेज जो हो 220 वोल्ट की होती है, लेकिन आपके सवाल में कुछ भी दिया जा सकता है। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, समझ समझ कर नोट करिएगा। बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द फिलामेंट। क्वेश्चन मेरे साथ लिखते चलें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू filament of 120 volt 60 watt electric bulb in 1 second। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और मैंने आपको बताया था कि हर एक बल्ब की ना एक रेटिंग होती है। उस रेटिंग में हमें दिया होता है कि उस बल्ब का पावर क्या है और उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है। तो 120 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप और 60 वॉट पावर, ये रेटिंग एक इलेक्ट्रिक बल्ब का है। और उसमें कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर सकते हैं। तो यानी कि आपको यहां पर गिवन क्या है बच्चों, इसको समझिएगा जरा। गिवन है हमें कि हमारे पास जो बल्ब है उस बल्ब का पोटेंशियल हमें गिवन है 120 वोल्ट, और इसका जो पावर है ये हमें गिवन है 60 वॉट। ठीक है, हमारे पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग की हुई है, पोटेंशियल और पावर गिवन है, और हमसे कह रहा है कि 1 सेकेंड में, यानी टाइम कितना है 1 सेकेंड, इस 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n आपसे पूछ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू पास करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई। n निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है कि n निकालने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NE/T, यानी यहां से n हमारा हो गया इक्वल्स टू I इंटू T/E। क्लियर है? अब इसमें अगर हम देखें तो I अभी फिलहाल हमें नहीं पता है, T हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, और E हमें पता है कि ये होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -90। तो अगर किसी तरीके से बच्चों मुझे I की वैल्यू पता चल जाए, अगर करंट की वैल्यू पता चल जाए, तो उस केस में मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं जो कि 1 सेकेंड में इस रेटेड बल्ब के थ्रू फ्लो करे। कैसे निकाले भाई? तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमारे पास है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये हमने सीखा है। ठीक है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। पावर जो है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। देखिए पावर आपको गिवन है, वोल्टेज गिवन है, करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। करंट कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल्स टू P अपॉन V से। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 60 और V की वैल्यू कितनी है 120, यानी कि हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट की वैल्यू आई है, इसको अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो n हमारा है इक्वल्स टू I इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -90। यही है ना? अब इसमें मैं I की जगह 0.5 पुट कर देता हूं, ये हो गया 0.5 इंटू 1 तो 0.5 ही रहेगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -90, ये हमारा हो गया 0.5 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 90। राइट, अब मैं ये डेसिमल दोनों को हटा दे रहा हूं और 10 रेज टू द पावर 19 में से एक 10 मैं 5 को दे दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 50
अपॉन 16 इंटू 10 रेज टू द पावर 18, राइट। अब यहां से n की वैल्यू देखिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 50 अपॉन 16 ये हो गया 25, ये हो गया 8, 8 3s आर 24, फिर डेसिमल बचा, यहां 1 कैरी बच रहा है, 1 0 10 यानी 8 1 8, 2 बचा कैरी यानी 8 2 16, तो 4 बचा कैरी, 8 5 40, ठीक है। तो 3.125 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू फ्लो करना है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और हम लोग देखते हैं। अगला सवाल बच्चों नोट करिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड $100 watt 230 volt, 100 watt 230 volt, full stop. If voltage drops to, if voltage कह लीजिए सप्लाई वोल्टेज यानी बैटरी के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, if supply voltage drops to 115 वोल्ट, what is heat energy? What is heat energy produced? What is heat energy produced in 20 minutes? What is heat energy produced in 20 minutes? ठीक है, कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट करंट, ऑल्सो कैलकुलेट करंट, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग की हुई है और वो रेटिंग हमें मेंशन है। क्या रेटिंग है भाई? इस बल्ब की जो रेटिंग है उसका पावर है 100 वॉट और जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस वो 230 वोल्ट। क्लियर है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग की हुई है पावर 100 वॉट, वोल्टेज 230 वोल्ट। क्लियर है? अब कह रहा है कि अगर सप्लाई वोल्टेज को हम बदल देते हैं, यानी कि जो नया वोल्टेज है वो आपको कह रहा है कि 115 वोल्ट है। ठीक है, अगर सप्लाई वोल्टेज को हम बदल कर 115 वोल्ट कर देते हैं तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 20 मिनट में? टी कितना दिया हुआ है? 20 मिनट यानी 20 इंटू 60 1200 सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है कि भैया मुझे बताओ कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और तो और कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी आप मुझे बताओ। ठीक है बच्चों, इस सवाल पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग है 100 वॉट पावर और 230 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग जो सप्लाई वोल्टेज है उसको 230 वोल्ट नहीं रख रहे हैं बल्कि 115 वोल्ट रख रहे हैं। तो अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी भी तरीके से चेंज करो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना। तो यहां पर हमें कंडीशन दिया हो, यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और वही रेजिस्टेंस 115 वोल्ट के लिए भी होगा और 20 मिनट यानी 1200 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, पुट करके और हीट एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे? तो एक पहला कंडीशन जो है उसमें हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? R निकालना है तो R हो जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टी, राइट। V की वैल्यू कितनी की बना हमें? 230 वोल्ट, यानी 230 इंटू 230 स्क्वायर है ना, अपॉन पावर की वैल्यू कितनी है? 100 वॉट। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, 23 इंटू 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 529 ओम। जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आ गया।
अब हमसे हीट पूछ रहा है निकालने को। चलिए हीट का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हीट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। करेक्ट, हीट का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, v स्क्वायर, क्योंकि देखिए वोल्टेज, जितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं वो गिवन है, रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, ठीक है, और टाइम हमें गिवन है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं H इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। क्लियर है, v स्क्वायर यानी अब वोल्टेज, देखिए ये तो 230 वोल्ट तो उसका रेटेड वोल्टेज है, लेकिन हम जो बैटरी सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई वोल्टेज 115 वोल्ट, तो 115 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 529, ठीक है, 115 दो बार क्योंकि v स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 1200। तो ये 23 को 5 टाइम्स करेंगे तो 115 आएगा, 23 को 23 टाइम्स करेंगे तो 529 आएगा। वैसे इसको भी कट कर दीजिए, ये हमारा कितना आ रहा है 5 5 25 और 25 इंटू 12 होता है 300, 2 जीरो और है तो 4 जीरो आपका आ जाएगा। ठीक है, इतनी जूल एनर्जी जो है आपकी वो यूज हो रही है, यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। और अगला आपसे करंट निकालने को बोल रहे हैं, तो करंट का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ V डैश है, ठीक है, V अलग है, V डैश अपॉन R, ओम्स लॉ से। तो करंट जो है बच्चों हमसे जो पूछ रहा है वो होगा V डैश अपॉन R। V डैश की वैल्यू 115 है और जो R है इसकी वैल्यू है 529। अगर 23 से कट करें तो ये 5 टाइम्स और ये 23 टाइम्स, यानी करंट जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है 5/23 एम्पियर। क्लियर है, अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0.2 समथिंग, 0.21 एम्पियर। ऑलराइट, ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा और 5-10 न्यूमेरिकल इसी तरीके के ढूंढ के और ट्राई कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और तब तक यहां तक का सारा लेक्चर जो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। ओके।